सभी साथी आ जाएं और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। ठीक है, चलिए यहां पर अपन दोस्तों भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, कल अपन ने पढ़ लिया था, यहां तक पूरा पढ़ लिया था भारतीय आर्य भाषा के बारे में। ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो फटाक से। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, प्राचीन आर्य भाषा को अपन ने देखा था कि सर वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये 2 भागों में बांटा गया था प्राचीन आर्य भाषा को। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा को बांटा गया 3 भागों में। 3 भागों में कौन कौन सी? एक तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, और ये जो अवहट्ट है ये अपभ्रंश का ही एक रूप माना जाता है। ठीक है, तो तब आपसे कभी पूछा जाए कि मध्यकालीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको लगाना है 3 भागों में, 3 भागों में लगाना। ठीक है, उसके बाद ये दोस्तों आधुनिक आर्य भाषा है। तो आधुनिक आर्य भाषा को अपन को ये दोस्तों 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक ये आधुनिक आर्य भाषा का समय माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज अपन को याद रख लेना है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वप्रथम आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण किसने किया है? सर्वप्रथम आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण किसने किया है, ये क्वेश्चन है। सभी लोग बताओ फटाक से, अपन ने पढ़ लिया था यहां पर। सर्वप्रथम आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण किसने किया है? जल्दी से बताइए। उसके बाद दोस्तों अपन को क्या पढ़ना है? संस्कृत के बारे में पढ़ना है, संस्कृत, है ना, प्राचीन आर्य भाषा। तो संस्कृत के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, प्राचीन आर्य भाषा के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन को पढ़ना है वैदिक संस्कृत के बारे में। ठीक है, वैदिक संस्कृत। तो सभी लोगों ने बताया कि सर्वप्रथम 1880 में हॉर्नले महोदय ने, किसने? हॉर्नले महोदय ने 1880 में हॉर्नले महोदय ने, है ना, आधुनिक आर्य भाषाओं का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या पढ़ना है? संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भारत में भाषा का विकास हुआ वो आर्यों के आगमन के साथ हुआ, और आर्यों के आगमन के साथ जिस भाषा का विकास हुआ उसका नाम क्या था? संस्कृत। तो संस्कृत के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। तो वैदिक संस्कृत में वेद 4, पुराण 18, वेदांग 6, ठीक है, उपनिषद 108 की रचना की गई। काय में? वैदिक संस्कृत में। क्योंकि प्राचीन आर्य भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया, एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई है, वेदांगों पुराणों की रचना हुई है, उपनिषद की रचना हुई है। काय में? वैदिक संस्कृत में। तो अपन को याद रख लेना, उपनिषदों की रचना काय में हुई? वैदिक संस्कृत में। उपनिषदों की संख्या कितनी है उपनिषद की? 108। वेदांग कितने हैं? 6। रचना काय में हुई है? वैदिक संस्कृत में। पुराण कितने हैं? 18। रचना काय में हुई है? वैदिक संस्कृत में। ठीक है, वेद कितने हैं? 4। रचना काय में हुई है? वैदिक संस्कृत में। तो अपन का सीधा सीधा क्वेश्चन है, वेदों पुराणों की रचना किस में हुई है? वैदिक संस्कृत में। ठीक है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, उसके बाद लौकिक संस्कृत में ग्रंथों की रचना की गई, ग्रंथों की, जो बाद में ग्रंथ है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने ग्रंथ लिखे, उसकी रचना काय में हुई? लौकिक संस्कृत में। लौकिक, और संस्कृत को क्या कहा जाता है? देवभाषा, देवभाषा, है ना, याद रख लेना। सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है दोस्तों, किसे? संस्कृत को। ठीक है, और संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है कब से? 2005 से। कौन सी भाषा का? शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो यहां पर आपको यही चीज पता होनी चाहिए, सभी साथियों को क्या चीज पता होनी चाहिए कि सर सबसे प्राचीन जो आर्य भाषा है वो है संस्कृत, और संस्कृत से जो विकास हुआ, विभिन्न प्रकार की भाषाओं का विकास हुआ, है ना। और आपको पता है कि ये जो प्राचीन आर्य भाषा है इसको 2 भागों में बांटा गया था, एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। ठीक है,
और उसके बाद दोस्तों लौकिक संस्कृत का जो बिगड़ता हुआ रूप है ना, वो काय में पहुंचा, वो क्या है, पाली। पाली का बिगड़ा रूप क्या है, प्राकृत। प्राकृत का बिगड़ा रूप क्या है, अपभ्रंश, है ना। अपभ्रंश अपन को याद रख लेना, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर अपन को देखना है कि संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, 2005। देवभाषा किसे कहा जाता है, संस्कृत को, ठीक है। वेदों पुराणों की रचना किस में हुई है, वैदिक संस्कृत में। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद अपन को देखना है मध्यकालीन आर्य भाषा। और एक क्वेश्चन तो यही है कि प्राचीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया। तो प्राचीन आर्य भाषा को बांटा गया 2 भागों में। एक तो होता है कौन सी, वैदिक संस्कृत, और एक लौकिक संस्कृत। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से दोस्तों पता चल गया, ठीक है। उसके बाद आता है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में अब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा में दोस्तों अपन को याद रख लेना पाली। मध्यकालीन आर्य भाषा की जो प्रथम भाषा है वो कौन सी है, पाली। और आपको पता है प्रथम देश भाषा कहा जाता है, किसको कहा जाता है प्रथम देश भाषा, प्रथम देश भाषा कहा जाता है पाली। पाली में किस धर्म के ग्रंथ लिखे गए, बौद्ध धर्म की भाषा थी क्या, पाली। और अब आपसे पूछा जाएगा कि लौकिक संस्कृत या संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है क्या, पाली। प्रथम देश भाषा कौन सी है, पाली। पाली संस्कृत की अपभ्रंश कही जाती है। अपभ्रंश कही जाती मतलब क्या होता है, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, बिगड़ा हुआ। तो संस्कृत का बिगड़ा हुआ यानी कि अपभ्रंश क्या है, पाली। संस्कृत की अपभ्रंश पाली, है ना। तो ये पाली याद हो गया। पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश दिए गए दोस्तों, पाली भाषा में है बुद्ध के उपदेश, ठीक है। पाली भाषा को प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है, ये भी अपन को याद रख लेना, प्रथम देश भाषा कहा जाता है तो पाली भाषा को कहा जाता है, ठीक है। पाली का अर्थ होता क्या है, ग्रामीण भाषा। पाली का अर्थ क्या होता है, ग्रामीण भाषा। तो ये पाली के बारे में अपन को पता चल जाता है, क्योंकि मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आता है किसका नाम, पाली का। और संस्कृत की अपभ्रंश कौन सी है, कभी कभी क्वेश्चन आता है संस्कृत की अपभ्रंश कौन सी है, तो संस्कृत की अपभ्रंश है पाली, यानी कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है कौन, पाली। और प्रथम देश भाषा कौन सी है, पाली, ठीक है। उसके बाद पाली का अपभ्रंश, प्राकृत को पाली का अपभ्रंश कहा जाता है, यानी कि पाली का बिगड़ा हुआ रूप कौन है, प्राकृत, ठीक है। और प्राकृत जो है भाषा में जैन उपदेश तथा जैन ग्रंथ लिखे गए, यानी कि जो जैन धर्म की भाषा रही वो कौन सी रही, प्राकृत रही। प्राकृत भाषा, जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए अधिकांश वो किस भाषा में लिखे गए, प्राकृत भाषा में लिखे गए। बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए, ठीक है। और प्राकृत भाषा को गांव की भाषा, गांव की भाषा या फिर आम जन की भाषा कही जाती है। यहां पर अपन ने देखा था ग्रामीण भाषा। पाली को, पाली का अर्थ होता है, पाली का अर्थ होता है ग्रामीण भाषा, है ना। और यहां पर प्राकृत को गांव की भाषा या आमजन की भाषा कहा जाता है। किसे, निम्न में से बताइए किस भाषा को गांव की भाषा या फिर आमजन की भाषा कहा जाता है, तो गांव की भाषा या आमजन की भाषा कहा जाता है प्राकृत भाषा को, प्राकृत को, ठीक है। 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी, फिर उसके बाद राजशेखर ने प्राकृत को मीठी, संस्कृत को क्या कहा है, कठोर कहा है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामों में आया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर किसने कहा, प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर किसने कहा, तब आपका उत्तर है कि सर प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर कहा है। संस्कृत को कठोर कहा है किसने, राजशेखर ने, राजशेखर ने। प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर किसने कहा, राजशेखर। 8वीं शताब्दी में बागपति राज ने प्राकृत महाकाव्य गौड़ बहो में प्राकृत को जनभाषा कहा है। काय में, गौड़ बहो। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि गौड़ बहो के रचनाकार कौन है, बागपति राज। ये गौड़ बहो भी रचना कई बार पूछी भी गई है। और इस गौड़ बहो में दोस्तों प्राकृत को जनभाषा कहा है किसने, बागपति राज ने, बागपति राज। बागपति राज की रचना कौन सी है, बागपति राज की रचना है गौड़ बहो, ठीक है।
गौड़ बहू याद रख लेना, गौड़ बहू सभी लोग याद रखेंगे कि इनकी रचना कौन सी है, बागपतिराज। बागपतिराज अपन को याद रखेंगे, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे बागपतिराज, है ना। उसके बाद यहां पर आते हैं, यहां पर देखते गौड़ बहू प्रकृति है संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम बा प्राकृतम, यानी कि ये कहा था किसने, हेमचंद्र ने। और आपको पता है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, बताइए जल्दी से, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, चयन करिए। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि, तो प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है किसे, हेमचंद्र को, हेमचंद्र को कहा जाता है, ठीक है। और प्राकृत की तृतीय अवस्था को अपभ्रंश या अवहट्ट कहा जाता है। प्राकृत की तृतीय अवस्था को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश या अवहट्ट कहा जाता है, अवहट्ट, ठीक है। अवहट्ट अपन को पता चल गया। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे गौड़ बहू याद रख लेना, गौड़ बहू बागपतिराज, ठीक है। संस्कृत को कठोर और प्राकृत को मीठी किसने कहा, राजशेखर ने कहा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। आम जन की भाषा या गांव की भाषा किसे कहा जाता है, प्राकृत को कहा जाता है, ठीक है, ये भी अपन को याद रख लेना है। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, हेमचंद्र को कहा जाता है। हेमचंद्र का ग्रंथ कौन सा है। अब दोस्तों अपन प्राकृत के कुछ महाकाव्यों के बारे में अपन पढ़ेंगे। प्राकृत की कुछ रचनाएं हैं यहाँ पर, जैसे सेतुबंध, सेतुबंध प्राकृत की रचना प्रवर सेन की है, प्रवर, बोले सर सेतुबंध बहुत प्रवर है। सेतुबंध कैसा है, सेतुबंध, सेतु बांध का नाम नहीं सुना होगा, सेतु है ना, पुल, सेतुबंध कैसा है, बोले बहुत प्रवर है, प्रवर। तो सेतुबंध की रचनाकार कौन है, प्रवर सेन, सेतुबंध प्रवर सेन, प्रवर सेन अपन को याद कर लेना। गौड़ बहू की रचना बागपतिराज की है, गौड़ बहू के रचनाकार कौन है, उत्तर है बागपतिराज, बागपतिराज। कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है, उत्तर है हेमचंद्र। कुमारपाल चरित इसके रचनाकार कौन है, उत्तर है दोस्तों हेमचंद्र, कुमारपाल चरित, ठीक है। तो कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है, हेमचंद्र। फिर लीलावाह, लीलावाह एक कोतूहल, लीला, अब जब लीला होती है तो कोतूहल होती कि नहीं, अपन ने कृष्ण लीला पढ़ी है, कृष्ण लीला, बोले कृष्ण की लीला हो रही तो कोतूहल होता है, बहुत होता है, हल्ला होता है, कोतूहल, है ना। तो लीलावाह ये रचना किसकी है, कोतूहल की। कुमारपाल चरित की रचना किसकी है, कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित हेमचंद्र की है, बोले सर कुमारपाल का चरित हेमचंद्र। गौड़ बहू, गौड़ बहू तो बागपतिराज। ये ग्रंथ जो है आप सभी साथियों को याद होना चाहिए, मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूं, है ना। कल का होमवर्क है कि प्राकृत की जितनी भी रचनाएं यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं वो रचनाएं सभी को याद होना चाहिए और ईमानदारी से ये होमवर्क करना, क्योंकि मैं पार्टिकुलरली एक व्यक्ति से पूछ सकता हूं। जैसे मैंने आपको एक वो चलाई है ना सीरीज, कि मैं एक व्यक्ति से पूछ लेता हूं कि बताइए इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। और नहीं बना तो फिर सोच लेना मैं क्या करता हूं, समझ लेना, ठीक है। इसलिए ईमानदारी से जो होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क ईमानदारी से करना है। आपसे मैं पूछूं सेतुबंध के रचनाकार कौन है, आपको बताना प्रवर सेन। गौड़ बहू किसकी रचनाकार है, बागपतिराज। कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है, हेमचंद्र, हेमचंद्र। लीला, लीलाबाई, लीला कोतूहल होता है, कोतूहल, है ना। पयोमचर्य, ये चर्य है, यहां कंफ्यूज नहीं होना, ये जो पयोमचर्य रचना है, चर्य और एक है पयोमचर्यु, ठीक है, एक है पयोमचर्यु, एक पयोमचर्यु रचना है दोस्तों, एक पयोमचर्यु है और एक पयोमचर्य है, या लगा यहां पर, या पयोमचर्य, ये विमल सूरी की रचना। यहां पर पयोमचर्यु और पयोमचर्य, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है सभी साथियों को, पयोमचर्य और पयोमचर्यु बहुत कंफ्यूजन होता है। तो पयोमचर्य ये रचना किसकी है, चर्य देखना है, इसलिए नहीं तो परीक्षा में आ जाए पयोमचर्य
और बोले सर वो ही आ गया, वो ही आ गया। बोले कौन? पयोम चरिऊ आ गया, स्वयंभू की रचना है तो, स्वयंभू की, है ना। और आओ देखा ना ताव लगा दिया स्वयंभू। ठीक है, तो ये पयोम चरिऊ, एक पयोम चरिऊ ऊ आया ऊ, तो ये स्वयंभू, भू, ऊ, भू, है ना। पयोम चरिय, ये बिमल सूरी, बिमल, बिमल सूरी। ठीक है, उसके बाद स्वर सुंदरी चरिऊ धनेश्वर सूरी, धनेश्वर, स्वर सुंदरी। अच्छा, स्वर सुंदरी के पास धन है, बोले धन, धन है। स्वर सुंदरी, स्वर सुंदरी धनेश्वर सूरी, धनेश्वर। ठीक है, बोले सर धनेश्वर की स्वर सुंदरी, कहां की? धनेश्वर, धनेश्वर की स्वर सुंदरी को लेकर आओ, धनेश्वर की स्वर सुंदरी। तो धनेश्वर की स्वर सुंदरी चरिऊ, स्वर सुंदरी चरिऊ धनेश्वर, धनेश्वर सूरी। ठीक है, चरिए। वसुदेव हिंडी, वसुदेव हिंडी, है ना, ये संगदा रागड़ी, संगदा रागड़ी की, वसुदेव ने रगड़ी, रागड़ी, रगड़ी अपन को याद रख लेना है, संगदा। वसुदेव हिंडी, हिंडी अपन को हिंडी, भिंडी नहीं बोल देना, नहीं तो भिंडी को रगड़ी, रागड़ी, रागड़ी, संगदा रागड़ी। ये वासुदेव हिंडी की रचना संगदा रागड़ी की है, संगदा रागड़ी। सभी लोग याद करेंगे, कल का होमवर्क भी है, ये ग्रंथ आपको याद रख लेना है ना। चाहो तो एक कॉपी में लिख लेना, छत पे से 10-15 मिनट में घूम घूम के याद भी कर लेना। ठीक है, सेतुबंध की रचनाकार प्रवरसेन। गौड़ बहू किसकी रचनाकार? बागपति राज की। कुमारपाल चरित की रचनाकार कौन है? हेमचंद्र। ठीक है, लीलाबाई कोतूहल की रचना है पयोम चरिय, ये बिमल सूरी की रचना है, बिमल सूरी। सुर सुंदरी, सुर सुंदरी धनेश्वर की सुर सुंदरी, है ना। और वसुदेव हिंडी, संगदा रागड़ी, ये प्रसिद्ध ग्रंथ इनके माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं अगले ग्रंथों को अपन को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगले ग्रंथ है दोस्तों जिनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इतने ग्रंथ सभी लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद अपभ्रंश को, अपभ्रंश को बिगड़ी हुई भाषा कहा जाता है, अपभ्रंश को बिगड़ी हुई भाषा। ठीक है, और प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है किसे? हेमचंद्र को। तो हेमचंद्र अपन को याद रख लेना, प्राकृत का पाणिनि, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को। ठीक है, हेमचंद्र ने शब्दानुशासन ग्रंथ लिखा था दोस्तों, शब्दानुशासन, है ना। तो ये शब्दानुशासन ग्रंथ किसका है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया हेमचंद्र का, शब्दानुशासन। और एक और रचना कौन सी अभी ऊपर पढ़ा था? बताइए, ऊपर पढ़ी थी रचना, वो रचना कौन सी है? बताइए, हेमचंद्र की एक और रचना का नाम बताओ, अभी ऊपर पढ़ा है। बताइए एसपी चतुर्वेदी जी, बताइए जल्दी से, क्या पढ़ा ऊपर अभी? एक रचना हेमचंद्र की कौन सी है? हेमचंद्र की एक और रचना जस्ट अभी आपने पढ़ी है, वो रचना कौन सी है हेमचंद्र की? कुमारपाल चरित, बहुत बढ़िया, कुमारपाल चरित। और दोस्तों कौन सी है? शब्दानुशासन। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद यहां पर आते हैं अपभ्रंश के बारे में। अब प्राकृत तो अपन ने पढ़ लिया, अपभ्रंश के बारे में पढ़ेंगे। अपभ्रंश को देखें कि अपभ्रंश को बिगड़ी हुई भाषा, बिगड़ी हुई भाषा कहा जाता है। काय को? अपभ्रंश को क्या कहा जाता है? बिगड़ी हुई भाषा कहा जाता है। ठीक है, मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप, अंतिम रूप है क्या? अपभ्रंश। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप क्या है? अपभ्रंश है। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश शब्द क्या है? तत्सम है। तत्सम अपन को याद रख लेना, अपभ्रंश कैसा है? तत्सम शब्द माना जाता है, तत्सम। ठीक है, तो यहां पर आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप कौन सा? अपभ्रंश। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप क्या है? तो अंतिम रूप आपको पता ही है, मध्य भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया। एक तो हो गई पाली, ठीक है, एक हो गई क्या? प्राकृत, है ना, और एक हो गई क्या? अपभ्रंश, अपभ्रंश, है ना। तो ये अपभ्रंश क्या है? मध्यकालीन आर्य भाषा का अंतिम रूप है। ठीक है, तो यह अपभ्रंश अंतिम रूप पता चल गया।
अपभ्रंश को क्या कहा जाता है? बिगड़ी हुई भाषा कहा जाता है, बिगड़ी हुई भाषा। ठीक है, उसके बाद देखो भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग छठी सदी में मिलता है। ये याद रख लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। भाषा के अर्थ में, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग छठी सदी में मिलता है, भाषा के अर्थ में। ठीक है, इसको लिख लेना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी सदी में मिलता है? छठी सदी में। पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? मुनि रामसिंह ने। पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? मुनि रामसिंह ने। पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा मुनि रामसिंह। ठीक है, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद्र ने किया। किसने किया है? हेमचंद्र ने। काय का? अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? हेमचंद्र ने। ठीक है, तो हेमचंद्र अपन को याद रख लेंगे। ठीक है, अपभ्रंश में स्वर कितने हैं? यहां पर 10 लिखा है, आप लोग कितने बताओगे? अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं बताओ। ये क्वेश्चन भी बड़ा स्पष्ट रूप से दोस्तों आप लोगों का आता है ना। ये फाइनल वाली पीडीएफ नहीं है, ये अपभ्रंश 10 गलत है, सुधर गया है पीडीएफ में, लेकिन आपको बताना अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं। तो अपभ्रंश में कुल माने जाते हैं कितने? 8 स्वर। कितने माने जाते हैं? 8 स्वर। ठीक है, तो 8 स्वर अपन को याद रख लेना। अपभ्रंश में कितने स्वर हैं? 8 स्वर। पाहुड़ दोहा किसकी रचना? पाहुड़ दोहा। तो पाहुड़ दोहा कई बार रचना, पाहुड़ दोहा तो मुनि राम से। राम अपन को याद रख लेना। बोले सर राम जो है ना, राम पहाड़ पार करते हुए, कई पहाड़ों को पार करते हुए वनवास गए थे। राम पहाड़, तो पहाड़ से अपन को राम से राम रिलेट करके मुनि राम से अपन को याद रख लेना। उसके बाद आता है पुष्पदंत। 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी के कवि हैं। कौन? पुष्पदंत। तो पुष्प बोले सर पुष्प देना हम 10वीं में सीख गए। पुष्प देना कब सीख गए? 10वीं, है ना। तो पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि माने जाते? क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा। पुष्प 10वीं, 10वीं में पुष्प, है ना, 10वीं में पुष्प। तो ये 10वीं शताब्दी के हैं पुष्पदंत। ठीक है, पुष्पदंत अपन को याद कर लेना। पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास अपभ्रंश के खस रूप से हुआ है, ये याद रख लेना। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहाड़ी हिंदी, अभी अपन सारी की सारी हिंदी बोलियों को पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास अपभ्रंश के खस रूप से हुआ है। किस रूप से हुआ है? खस रूप से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और खस का एक अन्य नाम क्या है ये आपको बताना है। खस का एक अन्य नाम क्या है? कल्पना वर्मा जी बताइए जल्दी से। पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? खस, खस से हुआ है। खस का एक अन्य नाम क्या है? खस का एक अन्य नाम क्या है? खस का एक अन्य नाम बताना है। कौन बताता है? सबसे पहले देखते हैं। बहुत बढ़िया, अमिता राणा जी, इन्होंने बताया कि सर खस का एक अन्य नाम है दर्द। क्या है? दर्द, है ना। तो दर्द अपन को याद रख लेना है। अब दर्द होगा तो क्या खुश होगे आप? नहीं होगे खुश। खस का एक अन्य नाम है दर्द, और पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है खस अपभ्रंश से। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए अबहत्य का उल्लेख किया है। स्वयंभू की रामायण का नाम बताइए। स्वयंभू की रामायण का नाम क्या है बताओ। नगेंद्र प्रताप जी, स्वयंभू की रामायण का नाम बताइए जल्दी से। स्वयंभू की रामायण कौन सी है? स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए बताओ, चयन करो। अपभ्रंश के लिए अबहत्य का उल्लेख किया है। अबहत्य का उल्लेख किया है। ठीक है, काय के लिए? अपभ्रंश के लिए। किसने? स्वयंभू ने। स्वयंभू की रामायण का नाम क्या है ये पूछा मैंने। स्वयंभू की रामायण, उसका नाम क्या है? और बहुत बढ़िया, उसका नाम है पयोमचर्यु। स्वयंभू की रामायण का नाम क्या है? पयोमचर्यु। बिल्कुल सही है।
भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड ने किया था। काय के अर्थ में? भाषा विशेष के अर्थ में। अब बताओ किस सती में हुआ था? भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड ने किया था। किस सती में हुआ था ये प्रयोग? बताओ रामदयाल सिंह जी। चंड ने किया था। कब किया था? भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया? चंड ने। ये क्वेश्चन आ चुका है। चंड ने कब किया है? 6वीं सदी में किया। 6वीं सदी में भाषा विशेष के अर्थ में। ठीक है। और अपभ्रंश का सबसे बड़ा वैयाकरण कौन है? हेमचंद्र, है ना। व्याकरण को जानने वाले के लिए वैयाकरण कहा जाता है। वैयाकरण, ये याद रख लेना। एक शब्द में अगर उत्तर पूछा जाए कि व्याकरण को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन में आपके लिए एक ऑप्शन होगा व्याकरणाचार, एक होगा वैयाकरण, है ना, दूसरा होगा व्याकरण आचार, तीसरा होगा व्याकरण, है ना, ज्ञानी। इस प्रकार से विकल्प आपको मिलेंगे 3-4। तो आप ज्यादा उम्मीद है कि आप व्याकरणाचार लगा देते हो, लेकिन व्याकरण के जानने वाले को वैयाकरण कहा जाता है। वैयाकरण कहा जाता है, जो कि अपभ्रंश हेमचंद्र जो है अपभ्रंश के क्या है? वैयाकरण है। ठीक है, वैयाकरण है, ये याद रख लेना। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो क्या बताओगे? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो क्या बताओगे? चलिए बताइए जल्दी से। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बताइए इंद्र रेखा जी, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बताएं जल्दी से। तब आपका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पतंजलि। तो यहां पर आपको पता चल गए कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आपको लगाना है पतंजलि ने सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया, तो भाषा विशेष के अर्थ में किया है किसने? चंड ने। कब? 6वीं सदी में। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा अपभ्रंश के वैयाकरण कौन है, तो हेमचंद्र की रचनाएं कौन सी है? कुमारपाल चरितवी और शब्दानुशासन भी इनकी रचना है। ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए अपभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया गया। काय में? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वयंभू की पयोमचर्यु में अपभ्रंश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? स्वयंभू की रचना है पयोमचर्यु, राम काव्य पर आधारित रचना है, जिसे जैनी रामायण भी कहा जाता है। तो पयोमचर्यु में अपभ्रंश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? अपभ्रंश के लिए बताओ। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है अपभ्रंश के लिए स्वयंभू की जैनी रामायण यानी कि पयोमचर्यु में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? पूजा, बताइए जल्दी से, किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अबहत्य शब्द का। बहुत बढ़िया। कौन से? अबहत्य शब्द का प्रयोग हुआ। वेरी गुड, मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। याकोबी ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना। अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना किसने? याकोबी ने अपभ्रंश को क्या नहीं माना? देश भाषा नहीं माना। ठीक है। डॉक्टर कीथ ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है। डॉक्टर कीथ ने, है ना। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा कि अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से किसने माना है? अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से किसने माना है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कीथ ने। डॉक्टर कीथ ने माना है। डॉक्टर कीथ ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों
तथा गुर्जरों से माना है। ठीक है, पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? महापुराण। पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए, अब पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए महापुराण शब्द, महापुराण जो ग्रंथ की बात हुई है, महापुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। महापुराण, तो अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना किसने? डॉक्टर कीथ ने। डॉक्टर कीथ ने। ठीक है, डॉक्टर कीथ अपन को याद होना चाहिए। और यहां पर आपको बताना है कि महापुराण यहां पर आया है, महापुराण के रचनाकार कौन है ये बताइए। पयोमचर्यु के उत्तरार्ध भाग की रचना किसने की थी? त्रिभुवन ने की थी, है ना। किसके? स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने। महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की। जब आप महापुराण पढ़ो तो पुष्प जरा अर्पित कर देना। महापुराण, पुराण नहीं, महापुराण। अब महापुराण जरा पढ़ोगे तो पूजा पाठ करके पढ़ना, पुष्प अर्पित कर देना। पुष्प, तो पुष्पदंत की रचना है कौन सी? महापुराण। और आपको पता है पयोमचर्यु ये क्या है? महाकाव्य है। पयोमचर्यु, जिसे जैनी रामायण कहा जाता है, पयोमचर्यु को राम काव्य पर आधारित ये महाकाव्य माना जाता है दोस्तों। कौन सा? पयोमचर्यु। अब इसके बारे में आपको बताना है कि इसमें कितने कांड हैं, कितने दोस्तों इसमें संधियां हैं, क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए जल्दी से। आपको पता है पयोमचर्यु को पूर्ण किया था किसने? त्रिभुवन ने। और इसमें कितनी संधियां? 7 संधियां और जोड़ी थी किसने? त्रिभुवन ने, है ना। तो कुल मिला के इसमें 90 संधियां हो गई थी। काय में? दोस्तों पयोमचर्यु में। इसके बारे में आपको बताना है। डॉक्टर हरदेव वारी ने 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्ण काल घोषित किया है। 7वीं से 11वीं, बोले सर 7वीं से 11वीं तक स्वर्ण काल ही होता है ना। 7वीं से लेकर 11वीं तक ये हरदेव वारी ने अपभ्रंश का स्वर्ण काल घोषित किया है। स्वर्ण काल घोषित किया है। ठीक है, स्वर्ण काल घोषित किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुल मिला के 90 संधियां हैं, है ना। कुल मिला के 90 संधियां, 5 कांड हैं और 90 संधियां हैं। काय में? पयोमचर्यु में। पयोमचर्यु में कई बार याद रख लेना, पयोमचर्यु के रचनाकार हैं कौन? स्वयंभू। कितने कांड हैं? 5 कांड हैं। और इनके जो मूल ग्रंथ था उसमें 83 संधियां थी, लेकिन त्रिभुवन ने इसमें 7 संधियां और प्लस कर दी, तो कुल मिला के इसमें 90 संधियां हो गई। काय में? पयोमचर्यु। पयोमचर्यु अपन को याद रख लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन भी अपन को याद रख लेना, डॉक्टर हरदेव वारी ने 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्ण काल घोषित किया। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से बताइए 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्ण काल घोषित किया है तो किसने किया है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन है हरदेव वारी, क्योंकि ये जो स्वर्ण काल है ना, हरदेव देखना चाहता था, हरदेव वारी। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्वेश्चन आता है अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया? तो स्वयंभू ने किया है। दोस्तों कई जगह आपको पुष्पदंत लिखा मिल जाएगा, लेकिन पुष्पदंत के पहले स्वयंभू ने ये कृष्ण कथा का सूत्रपात कर दिया था दोस्तों, स्वयंभू ने, है ना। तो अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया? स्वयंभू ने। ठीक है, अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। ठीक है, अपभ्रंश का एक रूप है खस। खस है जिससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। खस का एक अन्य नाम क्या है? दर्द। दर्द, बोले सर वो दर्द दे के खुश है, दर्द दे के खुश है, दर्द दे के खुश है वो दर्द और खस, तो खस का एक अन्य नाम क्या है? दर्द। पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है, खस का एक अन्य नाम दर्द, है ना। तो यहां पर आपको अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि माने जाते कौन? स्वयंभू। अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात स्वयंभू। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर तगारे।
डॉक्टर तगारे। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक कौन है? हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर तगारे। ठीक है, हिस्टोरिकल ग्रामर, एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश, इसके रचनाकार डॉक्टर तगारे हैं। डॉक्टर तगारे को भूल नहीं जाना, तगारे। ठीक है, दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा। एक क्वेश्चन आता है कि कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट किसने कहा? अपभ्रष्ट। अब भाई कोई भ्रष्ट कहेगा भ्रष्ट, तो उसमें दम होना चाहिए ना, दम। तो दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। अपभ्रष्ट अपन को याद रख लेना। अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू, अपभ्रंश के क्या हैं? भेद हैं। अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू क्या है? तो अपभ्रंश के भेद हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपभ्रंश के अलग अलग भेद माने हैं। 4 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं फटाफट से। ठीक है, सभी लोग बता देना दोस्तों, फटाफट से बता देना। ठीक है, आपको बताना है प्रथम देश भाषा कौन सी है? प्रथम देश भाषा, प्रथम देश भाषा कौन सी है? जल्दी से बताओ, प्रथम देश भाषा, प्रथम देश भाषा बताना है। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए है यहां पर। प्रथम देश भाषा, प्रथम देश भाषा है तो कौन सी है? प्रथम देश भाषा कौन सी है? यहां पर एक क्वेश्चन धीरे धीरे आपसे बनने लगेंगे, धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा साहित्य पढ़ने में। ठीक है, ये तो एक शुरुआत है। पाली, पाली अपन को पता चल गया। अब आपको बताना है कि जो पुष्पदंत हैं ये किस सती के माने जाते हैं? पुष्पदंत किस सती के माने जाते हैं? पुष्पदंत, पुष्पदंत किस सती के माने जाते हैं? पवित्र तोमर जी, पुष्पदंत किस सती के माने जाते हैं? और सभी लोग बता रहे हैं कि सर 10वीं सदी के हैं पुष्पदंत। बहुत बढ़िया। आपको बताना है गौड़ बहो, गौड़ बहो किसकी रचना है? गौड़ बहो किसकी रचना है? शानदार, गौड़ बहो किसकी रचना है? गौड़ बहो के रचनाकार कौन है? गौड़ बहो के रचनाकार बताना है फटाक से, जल्दी से बताइए। शानदार क्वेश्चन है गौड़ बहो। और यहां पर ये जो रचनाएं दी हैं, ये रचनाएं आपको याद होना चाहिए। एक तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए सेतुबंध प्रबरसेन, सेतुबंध किसकी रचना? प्रबरसेन। गौड़ बहो की रचनाकार कौन है? बागपति राज। कुमारपाल चरित किसकी रचना? हेमचंद्र की, कुमारपाल चरित है ना। लीलावह, कोतूहल की रचना लीलावह। पयोमचर्य, पयोमचर्य विमल सूरी की रचना पयोमचर्य। स्वर सुंदरी चर्य, स्वर सुंदरी चर्य धनेश्वर सूरी की है। और वसुदेव हिंडी, वसुदेव हिंडी की रचना है संगदा रागड़ी की। तो ये प्राकृत की रचनाएं भी आप सभी साथियों को पता होना चाहिए, है ना। स्वयंभू माने जाते हैं 8वीं सदी के, स्वयंभू 8वीं सदी के हैं, है ना। पुष्पदंत 10वीं सदी के हैं। हेमचंद्र किस सदी के हैं? बताओ, हेमचंद्र किस सदी के माने जाते हैं? हेमचंद्र किस सदी के माने जाते हैं? सीमा साहू जी, रमा शर्मा, कल्पना वर्मा जी, हेमचंद्र किस सदी के माने जाते हैं? बताओ जल्दी से। हेमचंद्र, हेमचंद्र किस सदी के माने जाते हैं? हेमचंद्र किस सदी के माने जाते हैं? कोई बता रहा है 6वीं सदी, कोई बता रहा है 10वीं सदी, कोई बता रहा है 12वीं सदी। बहुत बढ़िया, हेमचंद्र पूछा है मैंने, किस सदी के माने जाते हैं? अलग अलग, कोई बता रहा है 9वीं सदी के। और बताइए। हेमचंद्र, कोई बता रहा है 11वीं सदी के हेमचंद्र। अस्मित जी बता रहे 12वीं सदी के हैं। कुल मिला के बहुत सारा मतभेद है।
कोई बता रहा है 12वीं सदी के। हाँ, इन्हें 11वीं 12वीं में रखा जाता है दोस्तों, 11वीं 12वीं सदी में रखा जाता है ना, कसको हेमचंद्र को 11वीं 12वीं सदी। ठीक है, 11वीं 12वीं मिलता है आपको, कहीं 11वीं कहीं 12वीं, तो 11वीं 12वीं अपन को याद रख लेना है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, कई विद्वान 11वीं सदी, कई विद्वान 12वीं सदी, तो 11वीं 12वीं सदी अपन को याद रख लेना हेमचंद्र के बारे में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे हेमचंद्र के बाद में, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सभी लोग तैयारी रहें, जो भी होमवर्क दिया जाता है शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से आप लोग करते रहना। ठीक है, नहीं तो बीच में मैं एक नाम लेकर, जैसे मैं नाम ले लूंगा किसी का, विश्वास मलिक जी, ये उत्तर बताइए, कोई उत्तर नहीं बताया, केवल एक व्यक्ति बताएगा। अस्मित ठाकुर जी ये उत्तर बताइए, सुभाष चंद्र जी ये उत्तर बताइए, ऐसा करके हम पूछ लेते ना, ये स्टाइल है हमारा। हमने आपको बताया था ना, एक बार क्या हुआ कि एक अंकल जी आ रहे थे, मुल्ला अंकल जी आ रहे थे, वहां पर तालाब में बच्चे नहा रहे थे, तो मुल्ला अंकल जी से बच्चों ने कहा कि मुल्ला अंकल जी नहा लो, तालाब में बहुत अच्छा ठंडा पानी है। मुल्ला अंकल जी ने मना कर दिया, बोले नहीं। तो बच्चे हैं, बोले मुल्ले अंकल जी को तैरना नहीं आता। मुल्ले सब ने क्या कर दी, होर्डिंग कर दी, तैरना नहीं आता, तैरना नहीं आता। अब मुल्ला अंकल जी पे तैरना सही में नहीं आता था, लेकिन मुल्ला अंकल जी ने कहा ये तो सारी बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती हो रही है। तो मुल्ला अंकल जी ने आओ देखा न था और तालाब में कूद गए। अब क्या, जब तैरना नहीं आता तो डूबेंगे। अब मुल्ला अंकल जी डूबने लगे, तब तक एक बाजू से एक रास्ते से व्यक्ति आ रहा था, दौड़ा, बोले क्या हो गया, उसने बचाया और मुल्ला अंकल जी से बोले कि जब तैरना नहीं आता तो काहे को कूदे थे तालाब में। अरे बोले नहीं, ये तो हमारे तैरने की स्टाइल ही ऐसी है, स्टाइल ही ऐसी है ना, तो स्टाइल ही ऐसी है, ऐसी स्टाइल को अपन को ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद, अध्ययन करते रहें इसी प्रकार से, है ना। जय हिंद। 6:30 बजे मिलते हैं अपन अगली क्लास में।